हेलो गाइस, आप देख रहे हैं संजय शेयरडेम। हमने अपनी लास्ट की वीडियो में आपको 22 क्वेश्चन समझाए थे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे आपके टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स और पीजीटी केमिस्ट्री के हिसाब से। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में यानी कि आज के प्रैक्टिस सेट में हम समझने वाले हैं उससे आगे की है नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन से। तो 23 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके आने की संभावना भी है। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको एंड तक देखना, बीच में इसकी बिल्कुल मत करना। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन दिया होगा उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों आइए देखते हैं 23 क्वेश्चन। ये क्या है, कह रहा है कि लैग्रांज सेल एंड डैनियल सेल आर एग्जाम्पल्स ऑफ, यानी कि लैग्रांज सेल और डैनियल सेल इसके उदाहरण हैं। तो इसके उदाहरण कौन से हैं? पहला ए ऑप्शन दे रखा है कि दोनों शुष्क सेल हैं, फिर बी ऑप्शन दे रखा है दोनों गीले सेल हैं, और सी ऑप्शन है शुष्क सेल, गीला सेल, और तीसरा यानी कि चौथा ऑप्शन है गीला सेल और शुष्क सेल। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो बी वाला करेक्ट है, यानी कि बी बोथ, यानी कि दोनों गीले सेल हैं। ये दोनों कैसे हैं? गीले सेल हैं। अब ये क्यों गीले सेल हैं इसको मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझ लेना। कि दोस्तों देखो लैग्रांज और डैनियल सेल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो दोनों को हमने कैसे बताया? गीले सेल। लैग्रांज सेल में विद्युत अपघटन के रूप में अमोनियम जो क्लोराइड होता है NH4Cl, क्या होता है? NH4Cl। ये जो अमोनियम क्लोराइड है और कार्बन का इसका धनाग्र यानी कि इसका जो कैथोड होता है, ठीक है, और जस्ता Zn का ऋणाग्र यानी इसका जो एनोड है, ये सब प्रयुक्त होते हैं इसके अंदर। जबकि डैनियल सेल में कॉपर सल्फेट का घोल इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं दोनों में क्या कर रहे हैं हम कि पहले वाले में भी NH4 का एक घोल है अमोनियम क्लोराइड का, और दूसरे वाले में हम कॉपर सल्फेट का घोल यूज कर रहे हैं। तो दोनों कैसे हो गए? गीले सेल हो गए हैं, तो शुष्क नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा? बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या? 24 नंबर। ये है लेजर इज ए डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग, यानी कि लेजर एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है ऑप्शन नंबर ए क्या है? स्वाभाविक विकिरण, ठीक है, यानी कि स्पॉन्टेनियस रेडिएशन। दूसरा है डिस्पर्ड रेडिएशन, और तीसरा स्कैटर रेडिएशन, और चौथा है स्टिमुलेटेड रेडिएशन, यानी कि स्वाभाविक विकिरण, वर्ण विक्षेपित विकिरण, प्रकीर्णन विकिरण और प्रेरित विकिरण। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो डी वाला करेक्ट होगा, यानी कि प्रेरित विकिरण, स्टिमुलेटेड। देखो यहाँ पर हम लेजर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लेजर की। तो लेजर की जो फुल फॉर्म होती है यहाँ पर समझा देते हैं कि एल से क्या होता है? लाइट, ठीक है, ए से क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन, बाय स्टिमुलेटेड, एस से है स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसकी जो फुल फॉर्म है दोबारा समझ लीजिए क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अर्थात इसका मतलब ये है कि लेजर प्रेरित विकिरण द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेजर जो है एक प्रेरित जो विकिरण होता है जिसको हम स्टिमुलेटेड इमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिमुलेटेड इमिशन कहते हैं, उसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा स्टिमुलेटेड वाला सही होगा, यानी कि स्टिमुलेटेड रेडिएशन। क्लियर है? तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर नेक्स्ट। तो अगला प्रश्न क्या है? 25 नंबर। ये कह रहा है कि द इक्वेशन फॉर H1 1H1 2He4 प्लस 2 यानी कि 1E0 प्लस 26 MeV यानी कि मेगा वोल्ट, ये समीकरण हमारी दे रखी है। तो रिप्रेजेंट ये क्या व्यक्त करती है? तो ए ऑप्शन है बीटा डिके, यानी बी ऑप्शन है गामा डिके, और सी ऑप्शन है संलयन यानी कि फ्यूजन, और चौथा ऑप्शन दे रखा है फ्यूजन यानी कि विखंडन। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा? संलयन। ठीक है, तो संलयन सही है, यानी कि फ्यूजन बिल्कुल सही। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो ये हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं 1H1 यानी कि 4 समस्थानिक हैं, चारों मिलकर एक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? हीलियम बना रहे हैं यहाँ पर 2He4, और 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ऊर्जा निकल रही है, और जो छोटे छोटे पदार्थ हैं ये एक बड़ा पदार्थ बना रहे हैं। तो इसका मतलब कौन सी यहाँ पर रिएक्शन होगी? ये संलयन रिएक्शन होता है। और विखंडन में एक बड़ा पदार्थ होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है, उसे हम विखंडन कहते हैं, यानी कि फ्यूजन की बात करते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन जो है वो सी जो है ये करेक्ट होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, अब बात करते क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि 26। क्या कह रहा है कि द एलिमेंट विद हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज, यानी कि जिस तत्व का प्रथम आयनन विभव उच्चतम है वह है। किसका है उच्चतम आयनन विभव? तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट होगा, यानी कि नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का जो आयनन विभव होता है उसको उच्चतम होता है, प्रथम आयनन विभव।
क्लियर है? इसको थोड़ा समझ लेते हैं किस प्रकार से ये उच्च होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इसको समझने से पहले आयनन विभव की, कि आयनन विभव हम कहते किसे हैं। जब आयनन विभव समझ में आ जाएगा आपके, तो क्लियर आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ जाएगा। तो आयनन विभव किसे कहते हैं कि किसी तत्व के एक विलग, हम विलग कह सकते हैं, या गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से बाहर निकालने में जितनी भी ऊर्जा लगती है, उस ऊर्जा को ही हम कहते हैं उसका आयनन विभव। क्लियर है? दोबारा समझ लीजिए कि किसी तत्व के एक गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है, उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, उसका आयनन विभव कहते हैं। ठीक है? तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको करते हैं हम आई से रिप्रेजेंट। आयनन विभव को आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गई होगी बात। अब देखो इसको समझते हैं कि इसका नाइट्रोजन का आयनन विभव उच्च कैसे होता है। तो उच्च इस प्रकार से होता है कि देखो, नाइट्रोजन का जो आयनन विभव है वो ऑक्सीजन से ऊंचा होता है, ऑक्सीजन से। ठीक है? हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से क्या होता है? ऊंचा होता है। और जब इसका ऊंचा होता है तो इस कंडीशन में देखते हैं इनके जो स्पिन है वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। स्पिन कैसे होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल। क्लियर है? और यह एक, यानी कि यह का मतलब है कि जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन बहुत स्थायी निकाय है। किसकी अपेक्षा? ऑक्सीजन की अपेक्षा ये जो है बहुत ज़्यादा स्थायी निकाय है। स्थायी क्यों है? देखो यहाँ पर समझ लेते हैं कि नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 7 है और ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 8 है। यहाँ पर नाइट्रोजन को अगर हम तोड़ें, ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसका जो हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p। देखो कितने बचे? 3, 7 है ना, तो 2p3। जो 2p3 है इसको हम लिख सकते हैं किस प्रकार से कि 2p1x 2py1 2p1z। ठीक है? इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। किसको लिखा हमने? 2p3 को। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन को का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 1s2 2s2 और 2p4 होगा। इसको हम 2p4 को किस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2p2x 2p, ठीक है, 1, यहाँ पर y लिखेंगे y1 2pz1। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितने हैं? 2। अयुग्मित का मतलब है कि जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर, यहाँ पर अनपेयर तीनों हैं, ये तीनों अनपेयर होंगे और यहाँ पर जो अनपेयर हैं ये 2 होंगे। तो यहाँ पर ये पेयर बना लेगा। ठीक है? ये तो पेयर बन जाएगा इसका, और यहाँ पर पेयर इन 2 का नहीं बन पाएगा। तो इसी प्रकार से जो इसका जो एक यहाँ पर 2 हो गए अनपेयर और यहाँ पर हो गए 3। तो इसकी वजह से जब हम परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो इसके अंदर जो दृढ़ता है, इसके अंदर ऑक्सीजन के अंदर जो दृढ़ता है वो नाइट्रोजन के अपेक्षा कम हो जाएगी और नाइट्रोजन की जो दृढ़ता है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक है? तो इसकी दृढ़ता ज़्यादा होगी। तो उस दृढ़ता के कारण जब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे परमाणु में से तो ये ज़्यादा दृढ़ है और ये कम दृढ़ है। तो आप खुद बताइए कि जो ज़्यादा दृढ़ है उसमें ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी बाहर निकालने में इलेक्ट्रॉन, या जो कम दृढ़ है उसमें से ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी उसमें से बाहर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो जल्दी से बताइए किस में ज़्यादा खर्च होगी? भाई ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो खर्च होगी नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी ऑक्सीजन की अपेक्षा। तो यहाँ पर आसानी से नहीं निकाल सकते इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ पर सुगमता हो जाती है। ठीक है? तो इसमें जब एनर्जी ज़्यादा खर्च हो रही है, यानी कि ऊर्जा ज़्यादा खर्च हो रही है और यहाँ पर कम खर्च हो रही है, और हम कह रहे हैं कि जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, उसी को क्या कहते हैं हम? आयनन विभव कहते हैं। तो यहाँ पर बताइए कि किसका ज़्यादा हो गया आयनन विभव? नाइट्रोजन का ज़्यादा हो गया ऑक्सीजन की अपेक्षा। इसी प्रकार से बोरोन और कार्बन को भी हम समझ सकते हैं। जैसे कार्बन का 6 होता है, ठीक है, उसी हिसाब से तो हम देखते हैं कि 6 का मतलब कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 और 2p2। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पर 3 है, यानी कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, उसकी स्थायित्व उतनी ही बढ़ जाएगी। बोरोन की हम देख सकते हैं, बोरोन में भी इसी प्रकार से होगा, तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ठीक है? तो यहाँ पर भी इसकी स्थायित्व, यानी कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसकी स्थायित्व जो है उतनी ही बढ़ जाएगी, उसकी दृढ़ता उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना सुगम नहीं रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे नाइट्रोजन को, जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के परमाणु में से निकालना इतना सुगम नहीं होगा, तो कठिन होगा, इसमें ऊर्जा ज़्यादा खर्च होगी, तो इसलिए इसका जो आयनन विभव है वो उच्च होगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपके क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है? क्या है ये? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। तो 27 प्रश्न क्या है? अमंगस्ट द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स इज इन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि निम्न अणुओं में 2 क्रमिक कार्बन परमाणुओं के बीच के दूरी सबसे अधिक होती है। यानी कि जो 2 कार्बन परमाणु के बीच की जो दूरी है वो सबसे अधिक किसकी है?
पहला ऑप्शन दे रखा है एथेन, दूसरा ऑप्शन है एथीन और तीसरा ऑप्शन है एथाइन और चौथा ऑप्शन दे रखा है बेंजीन। तो किस में सबसे ज़्यादा दूरी होगी जो दो कृमिक कार्बन परमाणु उनके बीच? तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन है वो ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, यहाँ से प्रश्न ये यानी कि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं हम किस प्रकार से है। देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच अगर हम बंधों की बात करें तो बंधों की जो लंबाई का क्रम है कुछ इस प्रकार से होता है कि अगर हम देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसकी लंबाई किससे ज़्यादा होगी? जो डबल बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है दो कृमिक कार्बन परमाणु के बीच तो उससे ज़्यादा लंबाई हमारी सिंगल बॉन्ड की होगी, और इस डबल बॉन्ड की जो लंबाई है ये ज़्यादा होगी ट्रिपल बॉन्ड वाले से। ठीक है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होगा जिसमें उससे ज़्यादा होगी। क्लियर है यहाँ पर? तो हमने देखा सबसे कम किसकी लंबाई है, इसकी कम लंबाई है, तो सबसे ज़्यादा किसकी देख रहे हैं हम? सिंगल बॉन्ड की। तो ऐसे ही यहाँ पर हम देखते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है एथेन का होता है C2H6। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ये, और इसका जो फॉर्मूला है एथीन, ये एथीन है। ठीक, इसका जो फॉर्मूला होता है एथीन का वो कितना होता है? इसका होता है C2H4 होता है। और एथाइन का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? C2H2। और ये क्या? बेंजीन का आप जानते हैं क्या होता है? C6H6। क्लियर है? तो अब इनके बॉन्ड के आधार पर देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है कि सिंगल बॉन्ड किस प्रकार से बनेगा। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 किस प्रकार से कि हम C को लेंगे तो एक एच यहाँ जुड़ जाएगा, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ पर, इसी प्रकार से एक एच ये, एक ये, एक ये, इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और अब बात करते हैं दूसरे नंबर देखते हैं बेंजीन को। तो बेंजीन का भी देखो C6H6 है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनता है किस प्रकार से? ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के आधार पर इस प्रकार से बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कंडीशन बनेगी। तो ये C है, ये C है, ये C है, यहाँ पर ये कार्बन है, ये भी C है और ये C है। इनके साथ एक एक H ये जुड़े होते हैं। H यहाँ पर जुड़ गया, एक H यहाँ पर, इसमें एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर है, इसी प्रकार से। ठीक है, ये कंडीशन। तो कितने हो गए? देखो C6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्या हो गए? हाइड्रोजन हो गए। तो अब देखेंगे ये क्रम होगा। अब इस प्रकार से यहाँ डबल बॉन्ड भी आ रहा है और सिंगल बॉन्ड भी आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो लंबाई होगी दो कार्बन कार्बन के बीच वो इससे क्या होगी? कम होगी, क्योंकि यहाँ सब सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट, इसके बाद हम ले लेते हैं किसको? एथीन को ले लेते हैं। तो एथीन का हमने देखा कितना? C2H4। तो C और यहाँ पर C H4 है, तो एक H यहाँ पर जुड़ गया और एक H यहाँ पर जोड़ देते हैं, एक नीचे यहाँ पर और एक नीचे। तो हम देखा कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड जुड़ेगा। तो यहाँ सिंगल भी आ रहा था और डबल बॉन्ड भी आ रहा था, तो इसकी जो लंबाई है वो इससे ज़्यादा होगी जहाँ पर डबल बॉन्ड है। यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है दो कृमिक कार्बनों के बीच। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं, हमने ये देखा किसकी बात करी हमने? यहाँ पर बेंजीन की हो गई, एथीन की हो गई है। अब चौथा नंबर बचा हमारा एथाइन। तो एथाइन का क्या सूत्र है? ये है C2H2। तो C 2 है कार्बन परमाणु, अब H भी कितने हैं? 2 हैं। तो एक H तो यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर जोड़ देते हैं इसको, एक H यहाँ पर जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है, तो हमने देखा तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो एक है तो कितनी जरूरत है अभी? 3 की। तो 1 2 3, तो इस प्रकार से ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो अब यहाँ पर बताइए कि किसकी जो लंबाई है दो कार्बन परमाणु के बीच सबसे अधिक है? तो पहला वाला ऑप्शन ये सही है। ठीक है, इसकी सबसे ज़्यादा होगी। और ये फॉर्मूला किसका है? ये है एथेन का। ठीक है, यानी कि एथेन के कार्बन परमाणु के बीच जो है वो सबसे ज़्यादा लंबाई होगी। ये कौन सा प्रश्न था हमारा? प्रश्न नंबर 27 था। अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 28। तो 28 क्या है? ये कह रहा है आइसोटोप्स आर आइडेंटिफाइड बाय, यानी कि आइसोटोप्स की पहचान होती है। आइसोटोप की जो पहचान है वो किस प्रकार से होती है? पहला ऑप्शन दे रखा पॉजिटिव रे एनालिसिस, यानी कि धनात्मक किरण विश्लेषण द्वारा। दूसरा है एस्टन के मास स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा। और तीसरा ऑप्शन है डेम्पस्टर के मास स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा। और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से सभी द्वारा, यानी कि सभी के द्वारा। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा? ये प्रश्न नंबर है 28, यानी कि 28। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट होगा, यानी कि इनमें से सभी के द्वारा। यानी कि सभी का मतलब इसके द्वारा धनात्मक किरण विश्लेषण द्वारा भी, ठीक है, एस्टन के मास स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा भी, और डेम्पस्टर के मास स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा भी, यानी कि इन तीनों के द्वारा ये आइसोटोप की पहचान की जा सकती है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम एस्टन। वो एक इंग्लिश केमिस्ट और भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी खोज के लिए रसायन विज्ञान में लगभग 1922 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी जीता था। क्या जीता था? नोबेल पुरस्कार भी इन्होंने जीता था। क्या नाम था वैज्ञानिक का? नाम था विलियम एस्टन।
ठीक है, विलियम एस्टन। सन 1919 ईस्वी में इन्होंने अपने पहले मास स्पेक्ट्रोग्राफ का निर्माण किया था, जिसके बाद विद्युत चुम्बकीय विकिरण पर जो है ध्यान केंद्रित करने वाले उपकरणों ने उन्हें 212 प्राकृतिक आइसोटोप की पहचान करने की अनुमति मिल गई थी। और जब इनको ये अनुमति मिली तो उसी के आधार पर आर्थर जेफरी डेम्पस्टर और कैनेडियन अमेरिकी, यानी कि जो कैनेडियन अमेरिका के एक भौतिक वैज्ञानिक थे, और उन्होंने अपने यूरेनियम था आइसोटोप 92 यू कितना 92 यू 235, ठीक है, 92 यू 235 की खोज की थी। 1918 में डेम्पस्टर ने पहली बार आधुनिक मास स्पेक्ट्रोमीटर विकसित किया था। क्या विकसित किया था इन्होंने? स्पेक्ट्रोमीटर विकसित किया था, ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर विकसित किया था। धनात्मक किरण विश्लेषण के द्वारा भी तत्वों के समस्थानिकों की पहचान इसके द्वारा आराम से की जा सकती थी। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं इसी के आधार पर जो ऑप्शन है हमारे ये तीनों करेक्ट बैठते हैं। धनात्मक किरण विश्लेषण द्वारा, वो भी इसके द्वारा किया जा सकता है, एस्टन के मास स्पेक्ट्रोग्राफ के द्वारा, और डेम्पस्टर के मास स्पेक्ट्रोग्राफ के द्वारा भी, ठीक है। तो इनमें से ये जो उपरोक्त है सही, यानी कि सभी के द्वारा ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 29। ये कह रहा है कि एक कंपाउंड हैज फिक्स्ड, यानी कि एक यौगिक रखता है निश्चित, क्या रखता है? गलनांक, क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए, ये दोनों, यानी कि सी ऑप्शन जो हमारा ये करेक्ट होगा, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न था ये। अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 30। तो 30 प्रश्न क्या है? एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड आर नॉन एज, यानी कि द्वितीयक आवर्त के तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रारूपिक तत्व। दूसरा ऑप्शन है इसका सेतु तत्व, तीसरा ऑप्शन है संक्रमण तत्व, चौथा ऑप्शन है सामान्य तत्व। तो जल्दी से बताइए कौन से तत्व कहलाते हैं? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो करेक्ट है, यानी कि सेतु तत्व। अब ये किस प्रकार से कहलाते हैं इसको हम समझ लेते हैं कि द्वितीय आवर्त के जो तत्व के गुण हैं वो तृतीय आवर्त के, यानी कि द्वितीय आवर्त के जो तत्व के गुण हैं वो किससे? तृतीय आवर्त के तत्वों के गुणों से मिलते जुलते होते हैं, जो उनके विकर्णी, यानी कि उनके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे के अभिमुख होते हैं। जैसे द्वितीय तत्व में हम बात करें लिथियम की, किसकी बात करें हम? लिथियम की बात करें तो लिथियम के जो गुण हैं वो तृतीय आवर्त के मैग्नीशियम, किसकी? मैग्नीशियम, क्लियर है, मैग्नीशियम के गुणों से मिलते जुलते हैं, यानी कि इसके गुण जो हैं वो लगभग इसके गुण से मिलते जुलते हैं। ये तत्व ही ब्रिज तत्व कहलाते हैं, ब्रिज या सेतु तत्व कहलाते हैं, ठीक है। ये दोनों तत्व क्या कहलाएंगे? ये सेतु तत्व कहलाते हैं। ये तत्व अपने समूह के दोनों उपवर्गों के तत्वों के मध्य एक सेतु, यानी कि ब्रिज का काम करते हैं। और अब बात करते हैं कि तृतीय आवर्त के जो तत्व हैं वो प्रतिनिधि तत्व या फिर हम निरूपक तत्व भी उनको कह सकते हैं, वो कहलाते हैं। ये तत्व अपने समूह में उपस्थित अन्य तत्वों का आदर्श रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि कैसे करते हैं? आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं। और बात करते हैं कि जिन तत्वों के गुण जो हैं वो सेतु तत्वों के गुणों से अधिक समानता रखते हैं, कि बहुत ज़्यादा समानता रखते हैं, किनसे? कि सेतु तत्वों से बहुत ज़्यादा अगर समानता रखते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सामान्य नॉर्मल तत्व, ठीक है। और जितने भी ए उपवर्ग के तत्व होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं? नॉर्मल तत्व होते हैं, यानी कि सामान्य तत्व, क्लियर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा वो बी करेक्ट है, सेतु तत्व, क्योंकि द्वितीय आवर्त के जो तत्व हैं वो सेतु तत्व कहलाते हैं। अब बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर नेक्स्ट, यानी कि 31 की। तो 31 क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल आर, यानी कि आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या है। तो चौथे आवर्त में जो है वो कितनी होती है तत्वों की संख्या, ये हमें बतानी है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होगा? 8, 18, 32 या फिर 21। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी कि 18 तत्व होते हैं इसमें। चौथे आवर्त में जो है 18 तत्व होते हैं, क्लियर है। चौथे आवर्त में ही देखो के से आरंभ होते हैं, के मतलब पोटेशियम से आरंभ होते हैं, और कहाँ तक? ये है क्रिप्टॉन तक है, यानी कि क्रिप्टन के आर तक, क्लियर है ना। पोटेशियम से शुरू होते हैं और के आर पर जाके खत्म हो जाते हैं। तो टोटल कितने हैं? 18 तत्व हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 32, कितना? यानी कि 32 इन द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज बिलोंग्स टू, ये मतलब ये है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 32 है, फिर वर्धित आवर्त सारणी में इसका संबंध है। तो क्या संबंध है इसका? तो पहला ऑप्शन दे रखा है इसका एस ब्लॉक से,
दूसरा ऑप्शन दे रखा है पी ब्लॉक से, तीसरा ऑप्शन दे रखा है डी ब्लॉक से और चौथा ऑप्शन है एफ ब्लॉक से। तो किससे इसका संबंध होता है? तो जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट होगा। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन है वो हमारा बी करेक्ट होगा। कौन सा? बी। यानी कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक अगर 32 है, कितना 32 है, तो वो पी ब्लॉक से संबंध रखता है। किससे रखता है? पी ब्लॉक से। तो किस प्रकार से, यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं। देखो परमाणु क्रमांक 32 वाले का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा इसका? 1s2, 2s2, ठीक है, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 और 4p6। ठीक है, कितने हो गए? 4p6 नहीं, यहाँ पर 2 होगा, 4p2। तो कितने हो गए टोटल? देखते हैं कि 2 2 4 6 10 10 2 12 12 और 6 18 18 और 10 28 और 28 2 30 और 30 2 32, यानी कि 32 हो गए। ठीक है, तो हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका इतना होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s2, 4p6। इलेक्ट्रॉन विन्यास से इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो परमाणु क्रमांक 32 वाला तत्व है वो कौन सा है? जर्मेनियम है। क्या है? जर्मेनियम। जर्मेनियम, ठीक है, ये तत्व जर्मेनियम है। और जर्मेनियम जो है वो आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में उपस्थित होता है। किस में होता है? जर्मेनियम पी ब्लॉक में उपस्थित होता है, तो इसलिए पी ब्लॉक से संबंध रखता है। क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा आपके। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 33। तो 33 क्या कह रहा है कि एन एल्किन हैविंग the molecular formula C9H18 on ozonolysis gives 2,2-dimethyl propanol and 2-butanol. This alkyl is, मतलब कहने का यह है कि एक एल्किल जिसका अणुसूत्र जो है वो C9H18 है, ओजोनीकरण करने पर 2-ब्यूटेनॉल तथा 2,2-डाईमेथिल प्रोपेनल देती है, यह एल्कीन है। तो यह एल्कीन कौन सा है? तो जल्दी से बताना हमें। ऑप्शन नंबर ए है कि 2,2,4 ट्राईमेथिल 3 हेक्सीन। बी ऑप्शन है 2,2,3 ट्राईमेथिल 4 हेक्सीन। ऑप्शन नंबर सी है 2,3,4 ट्राईमेथिल 2 हेक्सीन। ऑप्शन नंबर डी है 2,2,4 ट्राईमेथिल 2 हेक्सीन। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा? तो जल्दी से बताइए कि ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, या फिर सी या फिर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन है वो हमारा ए करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए, 2,2,4 ट्राईमेथिल 3 हेक्सेन। अब ये किस प्रकार से सही होगा इसको समझ लेते हैं। तो इसको इक्वेशन से अगर हम समझें तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो इसका फॉर्मूला होता है 2,2,4 ट्राईमेथिल 3 हेक्सीन, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखो, एक यहाँ पर ये कार्बन परमाणु है और यहाँ पर ये क्या है? CH, और यहाँ पर हम जोड़ देते हैं यहाँ पर H3C से, और ये क्या है? CH3, और नीचे कार्बन की 4 संयुक्ताएं 1 2 3 और चौथी ये CH3। क्लियर है यहाँ पर? अब ये जो CH है ये डबल बॉन्ड के जुड़ा होगा कार्बन से, और ये यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या होगा? CH2 और यहाँ पर CH3। क्लियर है? तो हमने देखा कि क्या बना फॉर्मूला कि H3C CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3, ये इसको हम कहते हैं 2,2,4 ट्राईमेथिल 3 हेक्सीन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। जब हम इसका ओजोनीकरण कराएंगे, किसका क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? ओजोनीकरण। तो क्या होगा इसमें? क्या बनेगा? सबसे पहले इसमें बनेगा 2,2-डाईमेथिल प्रोपेनॉल, यानी कि उसका सूत्र होगा हमारा H3C का होल थ्राइज C, इसके साथ जुड़ा होगा CHO। क्लियर है? ये बनेगा, और प्लस क्या बनेगा? CH2CO CH2 CH3। ठीक है, ये बनेगा। तो इसका नाम क्या है? देखो, ये इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे 2,2-डाईमेथिल प्रोपेनॉल। ये 2,2-डाईमेथिल प्रोपेनॉल है। डाईमेथिल, देखो ये डाईमेथिल CH3 जुड़ा हुआ है, तो डाईमेथिल 2,2-डाईमेथिल प्रोपेनॉल। और ये क्या है? 2-ब्यूटेनॉल। ये है 2-ब्यूटेनॉल। ठीक है, ये बन रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पर 2-ब्यूटेनॉल बना और 2,2-डाईमेथिल प्रोपेनॉल बना। ठीक है ना, ये बन रहे हैं क्या करने पर? इसका ओजोनीकरण करने पर। इसका जो हमने ओजोनीकरण करा तो ओजोनीकरण पर हम पर ये बनना। तो हमने देखा
तो यह एल्किन यानी कि जो एल्किन जिसका हम ओजोनीकरण कर रहे हैं वो क्या है, 2,2,4 ट्राई मेथिल 3 हेक्सीन, यानी कि इसकी बात हम कर रहे हैं। C9H18 इसका नाम है ये, ठीक है, इसका IUPAC नाम होगा ये। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी, यानी कि 30% आपके समझ में आ गया होगा। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के प्रश्न लेकर आएंगे प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक ज़रूर कर दें, और लाइक के साथ आप इसको शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, ठीक है दोस्तों। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन आपको दिखाई देगा, ठीक है, बेल आइकन आपको दिखाई देगा, उस बेल आइकन को भी आप प्रेस जरूर कर दें, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकेंगे दोस्तों। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।